नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 16 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप जो है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों, कोशिश करिए डेली करंट अफेयर के सेशन को रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो है ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपनी क्लास पे। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस कहाँ आयोजित की जा रही है। तो आसियान देशों की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है, साथ ही साथ कुछ अन्य देश जो उनके ठीक है भागीदार देश हैं, उनकी जो है 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है आयोजित की जा रही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आसियान जो है इस साल आसियान की जो अध्यक्षता कर रहा है वो इंडोनेशिया कर रहा है। तो चूंकि रक्षा मंत्रियों की बैठक है और ये ध्यान रखिएगा आसियान प्लस बैठक है, यानी कि जो भागीदार देश है वो भी, और भारत भी भागीदार इसका देश है। तो यहाँ पे जो है भारत के रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह जो है इस बैठक में भाग लेने के लिए 16 से लेकर के 17 दिसंबर तक ठीक है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का दौरा करेंगे। और वो जो है आसियान देशों के जो रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस है उसमें वो जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो ये बैठक आज से शुरू होने जा रही है, यानी कि 16 नवंबर से, और ये कल यानी कि 17 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। भारत की तरफ से इसमें कौन भागीदार है, कौन भाग ले रहा है, तो रक्षा मंत्री, यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से हटकर भी ठीक है कुछ जो है भाग लेने वाले देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी भी द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें जो है शामिल होंगे ठीक है देश के जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस दौरान जो है इन सत्रों के दौरान वे रक्षा सहयोग से संबंधित जो है मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो रक्षा से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो यहाँ पे जो है चर्चा किए जाएंगे। यहाँ पे जो आसियान देशों की 10वीं दो रक्षा मंत्रियों की बैठक है, आसियान देशों के हित में क्या है, ये सर्वोच्च रक्षा परामर्श और सहकारी ठीक है तंत्र है। अगर हम बैठे इस बैठक की बात करें दोस्तों, ये जो आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस है, इसको 2017 से ठीक है आसियान और प्लस देशों के बीच में जो है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का सालाना जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो हर साल इस बैठक का आयोजन किया जाता है। चूंकि इस बैठक जो इस साल जो है इंडोनेशिया इस बैठक का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस साल जो है आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक का 10वीं बैठक प्लस का देखें तो ये जो है आसियान इसका अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे आसियान, ये जो आसियान देशों के रक्षा जो मंत्रियों की जो बैठक है जो प्लस है, ठीक है ये आसियान सदस्य देश ठीक है कौन कौन से 10 सदस्य देश हैं, कौन कौन से, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस ठीक है, मलेशिया, म्यांमार ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इनके लिए जो है ये जो है ये मंच जो है एक तरीके का एक संवाद मंच की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये ग्रुप। इसके अलावा संवाद भागीदार देश कौन से, 8 जो है संवाद भागीदार देश है। कौन कौन से, भारत भी इसमें शामिल है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इनके मध्य जो सुरक्षा और रक्षा सहयोग को सशक्त करने के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें भागीदार, जो भारत जो है आसियान का संवाद भागीदार कब बना था, तो 1992 में बना था। और यहाँ पे ADMM प्लस का उद्घाटन सत्र जो है 12 अक्टूबर 2010 को वियतनाम की राजधानी हनोई में जो है आयोजित किया गया था। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे भारत जो है इस यानी कि 2021 से 2024 के वर्तमान चक्र में इंडोनेशिया के साथ मानवीय सहायता आपदा राहत पर जो है रोजगार कार्य समूह की सह अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की जो 10वीं बैठक प्लस है ठीक है, इसका जो है सम्मेलन जो है इस जो बैठक किया गया ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पे गए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने, फंड के उपयोग और समग्र मानदंडों को पूरा करने में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है।
तो ठीक है, जो ये स्मार्ट मिशन जो है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो कुछ भी मापदंड थे उनको पूरा करने के लिए जो फंड दिया जा रहा था, उन फंड का जो है इस्तेमाल करने में, जितने भी मापदंड है उनको पूरा करने में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिए, गुजरात का शहर सूरत, ठीक है, शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के देखा जाए, इनके द्वारा एक अभी हाल ही में 3 नवंबर 2023 तक का डेटा जो है जारी किया गया है इस स्मार्ट सिटीज मिशन का, और इस मिशन के जो है स्थिति के विषय में जानकारी जो है प्रदान किया गया है कि ये मिशन जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करने में कौन सा राज्य शीर्ष में या कौन सा राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चूंकि इस मिशन के लिए जो समय सीमा तय की गई थी दोस्तों जून 2023 था, लेकिन इस साल 1 साल बढ़ा करके जून 2024 कर दिया गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं जून 2024 का समय भी नजदीक आ रहा है, तो रिपोर्ट में जो है उच्चतम प्रदर्शन करने वाले जो शहर है, वित्तीय उपलब्धियां हैं, परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में भौगोलिक अंतर पर जो है प्रकाश डाला जा रहा है। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है उसी समय तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा रहा है। यहाँ पे बात करें गुजरात का जो शहर दोस्तों सूरत है, इसने परियोजनाओं को पूरा करने में, फंड के उपयोग में और समग्र मानदंडों के अग्रणी होकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो है शहर बनकर ये उभरा है। सूरत ने जो कि अच्छा प्रदर्शन किया है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो है 2 शहर जो शीर्ष 5 शहरों में शामिल है, कौन कौन से? एक आगरा है उत्तर प्रदेश का और दूसरा वाराणसी, ठीक है। तो और यहाँ पे अमान्य शहरों की बात करें तो देखिए आगरा उत्तर प्रदेश, फिर अहमदाबाद गुजरात का, फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश का, भोपाल मध्य प्रदेश का। इन्होंने भी जो है सराहनीय प्रगति की है और ये शीर्ष 5 शहरों में स्थान इन्होंने हासिल किया। तो शीर्ष 5 शहरों में उत्तर प्रदेश के भी 2 शहर शामिल हैं दोस्तों, कौन से? एक आगरा है, दूसरा वाराणसी है। बाकी 10 शहरों में कौन कौन से दोस्तों? तो तुमकुरू है कर्नाटक का, जो हाल फिलहाल में भी बहुत चर्चा में था, उदयपुर है राजस्थान का, मदुरै है तमिलनाडु का, कोटा राजस्थान का और सिमोग जो है कर्नाटक का, ये शामिल है। निचले 10 शहरों में कौन से जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया यहाँ पे? तो कवरत्ती है लक्षद्वीप का, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, मेघालय की राजधानी शिलांग द्वीप, गुवाहाटी असम, ठीक है, आइजोल मिजोरम का, गंगटोक सिक्किम और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश जो है ये शामिल है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की दोस्तों बात करें तो ये किस मंत्रालय की पहल है दोस्तों? तो ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ये पहल है, मंत्रालय ध्यान रखिएगा। और इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? तो 25 जून 2015 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन को लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य बेसिकली क्या है? तो ये उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं, स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देखिए 100 शहरों को चुना गया था और इन शहरों को स्मार्ट शहर बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा एक ठीक है एक तरीके से लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, यहाँ पे जो है। और ये जो योजना दोस्तों ध्यान रखिएगा केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और ये जो है चूंकि इसकी जो समय सीमा थी दोस्तों वो जून 2023 थी, लेकिन अब 1 वर्ष बढ़ा करके अब इसकी जो समय सीमा है वो जून 2024 कर दिया गया है, ठीक है, ताकि जो है ये 100 शहर जिनको स्मार्ट सिटी मिशन में तब्दील करना है, ठीक है, उन्हें जो है बनाया जा सके। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अच्छा प्रदर्शन करने में जो राज्य शीर्ष पे रहा है, जो शहर शीर्ष पे रहा है वो है सूरत, ठीक है। और योजना चूंकि आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है तो इस योजना को ध्यान रखिएगा कब लॉन्च किया गया था। अगला देखिए दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ध्यान रखिएगा बी, यानी कि ध्यान रखिएगा हर साल जो है 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है? दयालुता के जो कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ लोगों को, ठीक है, इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पे जो है 1998 में किया गया था, विश्व दयालुता आंदोलन के द्वारा इस दिवस की शुरुआत किया गया था, ठीक है। एक बात है दोस्तों 1997 में जो है जापान की जो राजधानी टोक्यो वहां पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया और यहाँ पे विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए और उन्होंने समाज में दया और करुणा के भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया कि हर साल जो है 13 नवंबर को, ठीक है, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाएगा। और तब से यानी कि 1998 से हर साल जो है 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था? तो जहां भी संभव हो दयालु बने, इस वर्ष इस दिवस की थीम है। अन्य
दिवस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे के साथ साथ जो है हर साल विश्व मधुमेह, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। और ये जो डायबिटीज डे दोस्तों मनाया जाता है ये किसकी याद में, किसके जन्मदिन में, तो यहाँ पे जो चार्ल्स वेस्ट के साथी इन्होंने 1992 में जिन्होंने, ठीक है, इंसुलिन की जिन्होंने खोज किया था, सर खोज करता है जिनका नाम है सर फ्रेडरिक बेंटिक, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल जो है 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मधुमेह के बढ़ते स्वास्थ्य खतरे के प्रति जो प्रतिक्रिया के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1991 में, ठीक है। फिर 2006 की बात है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एक संकल्प पारित किया। कौन सा संकल्प था, तो यहाँ पे 61/225 जो है इस संकल्प को अपनाने के साथ ही जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई। और तब से देखा जाए यहाँ पे जो है इसके 2007 में इसका एक अपना लोगो अपनाया गया, जो कि क्या था, नीले रंग का घेरा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप सर्कल देख लेंगे, ब्लू सर्कल है, जो कि किसको इंडिकेट करता है, तो ये मधुमेह के प्रति जागरूकता के, ठीक है, प्रतीक को ये इंडिकेट करता है। तो डायबिटीज का जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, ठीक है, लोगो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्लू सर्कल है, जो कि क्या करता है, लोगों को इंडिकेट करता है, मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करता है। थीम देखिए क्या है 2021 से लेकर के 2023 के लिए, तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर जो है इसकी थीम है। तो यहाँ पे हमने दो जो है दिनों के बारे में, 2 दिवस के बारे में डिस्कस किया, एक विश्व दयालुता दिवस जो कि 13 नवंबर को और एक विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को। यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का जो है सम्मेलन था और इसका आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है डी है, गुजरात के पोरबंदरगाह में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदरगाह में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। और इस सम्मेलन का देखा जाए जो आयोजन किया गया ये गुजरात दमन द्वीप नौसेना क्षेत्र का जो नौसेना मुख्यालय दोस्तों वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन गुजरात के पोरबंदरगाह में आयोजित किया गया, ठीक है, पोरबंदर में। इसकी अध्यक्षता किसके के द्वारा की गई, तो यहाँ पे जो है कार्मिक प्रमुख और नौसेना शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। सम्मेलन में दोस्तों कोमोडोर और नौसेना शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष श्री राम बाबू और देश भर के नौसेना बाल स्कूलों के शैक्षणिक और नौसैनिक प्रमुखों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। नौसेना शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इस अवसर पर पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को इन्होंने रोलिंग ट्रॉफियां भी बांटी है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो वार्षिक नौसेना शिक्षा सम्मेलन है इसका आयोजन, ठीक है, ये जो गुजरात दमन द्वीप नौसेना क्षेत्र का जो नौसेना मुख्यालय है पोरबंदर वहां पे आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ देखिए नौसेना के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक नौसेना की जहाज है दोस्तों INS सुमेधा, उसने जो है नामीबिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे वाल्विस वे में एक पोर्ट कॉल का जो है आयोजन किया। तो यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती के हिस्से के रूप में एक रणनीतिक कदम में, ठीक है, INS सुमेधा, ध्यान रखिएगा कौन सी जहाज थी, तो INS सुमेधा ने वाल्विस वे नामीबिया के एक पोर्ट कॉल का आयोजन किया। इस पोर्ट कॉल का उद्देश्य क्या था, तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, नामीबिया के साथ मधुर संबंधों को बढ़ावा देना और अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता जो है वो प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे नामीबियाई नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक यात्राओं और सामाजिक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों नामीबिया पिछले इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि नामीबिया से ही देखिए चीते भी लाए गए थे जिन्हों कुन्नू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। तो नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो यहीं से। नामीबिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का एक देश, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए अफ्रीका का जो है साउथ वाला पार्ट है, जहां पे आपको वेस्ट जो कि अटलांटिक सागर से लगा हुआ देश नामीबिया दिखाई देगा, ठीक है, जिसकी राजधानी देखिए विंडहॉक जो है इसकी कैपिटल है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे अंगोला है, बोत्सवाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका इसके जो है यहाँ पे इस देश के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, नामीबिया। और नामीबिया काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है, इसकी लोकेशन वगैरह याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया है।
तो यहाँ पे आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है आवास शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए दूसरी बार जो है आज की क्लास में हम इस मंत्रालय के बारे में पढ़ रहे हैं, आवास, क्योंकि एक जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को देखा, और इसी मंत्रालय के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है दोस्तों? आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। और ये पोर्टल क्या करेगा? तो ये शहरी स्थानीय निकायों को स्वेच्छा से प्रमुख डेटा प्रस्तुत करने के लिए जो है मंच प्रदान करेगा। ठीक है, आईना का लक्ष्य क्या है? तो शहरों को दूसरे के सापेक्ष उनके प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता करना है, संभावनाओं और वृद्धि के क्षेत्रों को उजागर करके शहरों को प्रेरित करना है। डैशबोर्ड डेटा को 5 स्तंभों में वर्गीकृत करता है: राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, वित्त योजना, नागरिक केंद्रीय शासन और बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी। यूएसबी उपयोगकर्ता, ये जो यूएसबी की उपयोगकर्ता क्या है? अनुकूल पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से ऑडिट किए गए खातों, स्व रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित डेटा जो है जमा करेंगे। आईना की कल्पना यहाँ पे यूएलबी संबंधित डेटा के लिए, ठीक है, स्थायी मंच के रूप में की गई है, जो प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक व्यापक डेटाबेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो शहरी स्थानीय निकाय है उनके जो स्वेच्छा से प्रमुख डेटा प्रस्तुत करने के लिए एक मंच जो है प्रदान करेगा ये आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, ठीक है, पोर्टल। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल है कि अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर एक नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? ठीक है, तो अयोध्या ने जो है कितने लाख दिए जलाकर एक नया गिनीज बुक, ठीक है, गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, 22 लाख से अधिक दिए। ठीक है, 22 लाख से अधिक दिए। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 2017 में जो है अयोध्या में दीप उत्सव की शुरुआत हुई थी, तब से हर साल जो है काफी सारे दिए जलाते। 2017 में 51,000 जो है दिए जलाए गए थे। 2022 में, ठीक है, राम की पौरी घाट पर, ठीक है, 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे। और इस साल तो आप देख ही रहे होंगे कि इस बार 22 लाख से भी अधिक दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे आयोजन को लागू करने के लिए 25,000 कर्मचारियों को जो है तैनात किया था। दिल्ली, यहाँ पे दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव पर निकाले गए जुलूस में देखा जाए रामायण है, रामचरितमानस है, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित 18 जो है झांकियां शामिल की गई थी। और राम मंदिर का उद्घाटन देखिए होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। तो इस बार जो है अयोध्या में कितने लाख दिए जला करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए गए? 22 लाख दिए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे पहली बार जो है लखनऊ से बाहर जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। पहली बार कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो अयोध्या, जिसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? फैजाबाद। तो फैजाबाद में जो है यानी कि लखनऊ से बाहर पहली बार जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक की पहली बैठक जो है आयोजित की गई। कहाँ पे? अयोध्या में की गई। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस बैठक की जो है अध्यक्षता की गई। बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ, ठीक है, शुक्र तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी दिया गया। इसके अलावा भारतीय मंदिर, यहाँ पे भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई। यह संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो यह संग्रहालय अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अयोध्या में किया जाएगा। बैठक में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को भी अनुमति दी गई। तो एक उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा और किस चीजों को मंजूरी दिया गया? तो महिला स्वयंसेवी समूहों को उनकी ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। ठीक है, यूपी जो है रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से चर्चा में थे, इंपॉर्टेंट था। अब बात करते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय, ठीक है, संवाद 2023 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इस डी है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए भारतीय नौसेना का ये वार्षिक शीर्ष स्तरीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद। और इस संवाद का सम्मेलन दोस्तों, ठीक है, कल यानी कि 15 नवंबर से शुरू है, ये 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में माननीय, ठीक है, यहाँ पे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का मुख्य भाषण और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष संबोधनों की एक श्रृंखला जो है शामिल होगी, जो इस मेगा सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्श को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया था। एक तरीके से इस सम्मेलन में ये जो भारतीय नौसेना का जो वार्षिक शीर्ष स्तरीय जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, इसमें जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी शामिल हुए हैं और भी विभिन्न जो है मंत्रीगण इसमें शामिल हुए हैं और इस सम्मेलन को संबोधित किया है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्रीय जो संवाद है, ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है, 19 से लेकर के 31 अक्टूबर के दौरान, ठीक है, गोवा में जो आयोजित किया गया था, उसी का ये अगला संस्करण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी का ये आगे का संस्करण है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो ये हिंद महासागर क्षेत्र जो है, ठीक है, इसमें नौसेना प्रमुखों और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को एक मंच प्रदान करके रणनीतिक परिचालन स्तर पर भारतीय नौसेना की सहकारी भागीदारी को पेश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान करिएगा कि ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, उसी का ये जो है अगला संस्करण, आगे का संस्करण है। और ये जो कॉन्क्लेव है, ये भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक तरीके से उसकी जो है भागीदारी को पेशकश करता है, उसकी रणनीतिक परिचालन स्तर पर, ठीक है, किस तरीके की भूमिका है भारतीय नौसेना की, उसको जो है ये उजागर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल जो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस देश में संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे इजराइल, ठीक है, और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष है, उसी पर लेकर के, तरीके गाजा की स्थिति को लेकर के, ठीक है, इन पे चर्चा करने के लिए, इस पे प्रकाश डालने के लिए संयुक्त अरब, ठीक है, इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? सऊदी अरब के रियाद में किया गया, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सऊदी अरब जो कि गाजा में जो संघर्ष है उसको संबोधित करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेजबानी कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरब में, और ये जो है असाधारण संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, किस संघर्ष को संबोधित करने के लिए? तो गाजा की जो स्थिति है उसको संबोधित करने के लिए, ठीक है। शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो इजराइल की जो आक्रामकता बढ़ रही है उसको भी संबोधित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। इससे ये जो संयुक्त शिखर सम्मेलन है, इसको आयोजित करने का जो निर्णय लिया गया था वो अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के परामर्श से जो है ये निर्णय लिया गया था कि एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिनमें विभिन्न देशों के जो है प्रमुख आएंगे और वो इस स्थिति का आकलन करेंगे कि क्या इसके आगे जो है क्या स्टेप उठाया जा सकता है, ठीक है। इस जो है सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो ये जो सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में जो है संयुक्त अरब साम्राज्य के जो क्राउन प्रिंस, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो रॉयल हाइनेस प्रिंस हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब राज्यों के लीग के सदस्यों, राज्यों के नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। तो एक तरीके से वहां के प्रिंस के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। चूंकि दोस्तों यहाँ पे इस सम्मेलन में अरब लीग की बात हुई, तो अरब लीग के बारे में बात कर लेते हैं। अरब लीग जिसे हम बात करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लीग ऑफ अरब स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1944 की बात है। एक डिक्लेरेशन, एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। उसको अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को, ठीक है, इसका जो है स्थापना किया गया काहिरा, मिस्र के काहिरा में जो है इसका गठन किया गया। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश हैं जो शामिल है, ठीक है। तो अरब लीग की स्थापना, ठीक है, 1945 में, 22 मार्च 1945 में किया गया था। काहिरा इसका हेडक्वार्टर है। और ये ध्यान रखिएगा कौन से प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद? तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को, जो कि 1944 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल किस संस्था से संबंधित है? तो अरब लीग से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने कितने यहाँ पे मैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चरमपंथी जो कि अलगाववादी गतिविधियों में डल्ज थे, ठीक है, लगातार, इन चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। ये कितने संगठन है? तो 9 संगठनों को, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी है।
तो गृह मंत्रालय ने दोस्तों 9 जो है मैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए क्या किया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और ये जो संगठन थे ज्यादातर देखेंगे तो मणिपुर जो है राज्य है वहां पे ज्यादातर सक्रिय थे। और ये जो मैती चरमपंथी संगठन है भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगे हुए थे। मैंने जैसा कि बताई अलगाववादी गतिविधि लगातार डिमांड कर रहे थे कि इनको एक अलग से जो है एक पूरा क्षेत्र दिया जाए, ठीक है। और इन प्रतिबंधित संगठनों का नाम देखिए क्या है। पहला जो संगठन है वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा है, ठीक है। यहाँ पे रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा है। मणिपुर पीपुल्स आर्मी है, पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पैक और इसकी सशस्त्र शाखा, कांगली पैक कम्युनिटीज पार्टी उसकी सशस्त्र शाखा, कांगली यवोल कन्नावलू द कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है, इसको कारकोम बोलते हैं। अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगली पैक, ये जो ध्यान रखिएगा ये 9 वो मैती शाखाएं हैं, ठीक है, चरमपंथी संगठन है जिसको जो है गैर कानूनी घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 14 घंटे में 800 भूकंप के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की। आप देख रहे हैं 14 घंटों में 800 भूकंप जो है वहां पे जो है महसूस किया गया। और ये किस देश है दोस्तों, आइसलैंड में, ठीक है, एक द्वीपीय देश है आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपातकाल की स्थिति घोषित की गई 14 घंटों में, ठीक है। 800 भूकंप के बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रगाडाल्फजाल ज्वालामुखी के पास जो है हजारों झटके जो है दर्ज किए गए और यहाँ पे 24 घंटे में देखा जाए लगभग 1400 भूकंप मापे गए और भूकंपी गतिविधियों के बाद वहां पे ब्लू लेगून स्थल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आइसलैंड जो है, जो वहां का मौसम कार्यालय है उसके अनुसार देखा जाए तो आइसलैंड में जो संभावित ज्वालामुखी विस्फोट जो है कुछ दिनों में हो सकता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है जिसके बाद से वहां पे लगातार जो है भूकंपी गतिविधियां देखने को मिला है। आइसलैंड की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक है। इसमें लगभग देखा जाए आइसलैंड में लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी स्थल है और यूरोप में सबसे अधिक जो है ये देश ऐसा जहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी है। आइसलैंड जो है मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, मध्य अटलांटिक रिज है, यहाँ पे ये स्थित है आइसलैंड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके आप इधर साइड में देखिए वेस्ट की तरफ ग्रीनलैंड दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपीय देश है, नॉर्वेनियन सी जो है इसके ईस्ट में है और ये जो है रिज यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करता है, ठीक है। आइसलैंड की जो राजधानी क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी राजधानी, ठीक है। तो रेक्याविक जो है, ये जो रेक्याविक है ये आइसलैंड की कैपिटल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोगों ने डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी यूएसबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है कितना, 6.3%। राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया कितना, 6.7%। नीति आयोग ने हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की, कहां किया दोस्तों? नई दिल्ली। चलिए आज का प्रश्न नीति आयोग के बारे में बताइए। नीति आयोग की जो है स्थापना कब की गई, किसके स्थान पे किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है और वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है? आप नीति आयोग के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।